नमस्कार, आप देख रहे हैं नेपाल वन और मैं आपके साथ हूं नगमा शेख। पूर्वांचल की अहम खबरों के साथ पूर्वांचल न्यूज में तो शुरुआत करते हैं गोरखपुर से। कारोबारी सुगमता में यूपी की लंगी छलांग में सहयोगी बना गोरखपुर अब खाद्य प्रसंस्करण और टेक्सटाइल का हब बनने की ओर अग्रसर है। स्थानीय के साथ ही दूसरे राज्यों के उद्यमियों की भी नजर पूर्वांचल के साथ ही बिहार और नेपाल के बाजार पर है। बेहतर कनेक्टिविटी के चलते गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में 2 दर्जन इकाइयां फूड और टेक्सटाइल की लग रही हैं। इनमें 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश होना है। इन इकाइयों में 1000 से ज्यादा प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बनेंगे। गीडा प्रशासन ने बीते दिनों साक्षात्कार के बाद 68 उद्यमियों को भूखंड का आवंटन किया है। इनमें सर्वाधिक प्रस्ताव एग्रो एवं फूड प्रोडक्ट से जुड़े हैं। जो गोरखपुर हमारा क्षेत्र है, जिला है, ये आसपास जो है ये बेसिकली एग्रीकल्चर से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा रॉ मटेरियल्स है और अभी हमने जो आवंटन किए हैं उसमें भी काफ़ी संख्या में ऐसा है जो फूड से रिलेटेड आइटम के लिए आए थे और कुछ की डिमांड भी आती रहती है। और टेक्सटाइल का भी, टेक्सटाइल ये पारंपरिक रूप से ये टेक्सटाइल का एरिया रहा है, तो यहाँ काफ़ी टेक्सटाइल की भी संभावना है बढ़ने की। गोरखपुर के आसपास का जो है कम से कम 10 से 15 जिले हैं गोरखपुर के बाजार पे निर्भर है। तो एक बहुत बड़ा बाजार है, तो निश्चित रूप से निवेशकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। तो अगर इस एरिया में इंडस्ट्री लगाते हैं तो उन्हें ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि पे कॉस्ट कमी होगी और उससे उनको फायदा मिलेगा। गीडा से पूर्वांचल के साथ बिहार और नेपाल तक उत्पादों को आसानी से बाजार मिल सकता है। यह क्षेत्र टेक्सटाइल एवं फूड एवं एग्रो प्रोडक्ट के लिए काफी महत्वपूर्ण है। रेडीमेड गारमेंट के लिए भी कई इकाइयां मौके के इंतजार में हैं। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। परिवहन की बसों में अब प्रेशर हॉर्न लगाने को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया है। अब उसके उल्लंघन पर चालक, परिचालक और संबंधित कर्मचारियों पर तत्काल 1000 जुर्माना लगाया जाएगा। बसों में चालक अब निर्धारित हॉर्न का ही उपयोग कर सकेंगे। दरअसल इस हॉर्न के बजने से कई बार रास्ते में चल रहे राहगीर एवं बच्चे घबरा जाते हैं। अक्सर इनके चोटिल होने की भी घटनाएं हो जाती हैं। अस्पताल के आसपास बसों के आवागमन के दौरान प्रेशर हॉर्न के बजने से मरीज में घबराहट होती है। ऐसे में शासन ने प्रेशर हॉर्न के उपयोग पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक परिवहन निगम ने बताया कि बसों में प्रेशर हॉर्न के उपयोग पर पाबंदी लगाई गई है। इसमें अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुए हैं कि किसी भी बस में प्रेशर हॉर्न का उपयोग नहीं किया जाए और खासतौर से दिल्ली में एनजीटी के द्वारा भी इस पर आपत्ति की गई है। और इस पर अभी 3 दिन पहले एक आदेश हम लोग को प्राप्त हुआ है कार्य से कि सभी बसों पे प्रेशर हॉर्न का उपयोग न हो, उसकी जगह पर टीटी हॉर्न का उपयोग किया जाए। जिसको हम लोगों ने अपने वर्कशॉप में निकलवा रहे हैं और कोई चालक यदि बाहर से वर्कशॉप के बाहर आकर के अगर लगाता है तो उस पर 1000 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। कुछ रोडवेज बसों के साथ अधिकतर अनुबंधित बसों में प्रेशर हॉर्न लगे हुए हैं। प्रेशर हॉर्न को अनुबंधित बस मालिक और चालक शौकिया तौर पर अपने बसों में लगाए रहते थे, जिन पर अब पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया है। खबर बस्ती से है, जहां पर सरकारी अनाज की कालाबाजारी का पुलिस द्वारा राजफाश किए जाने के बाद अपर जिलाधिकारी रमेश चंद की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय टीम ने जांच शुरू कर दी है। अनाज की कालाबाजारी की जांच के लिए गठित टीम ने कटघरे में आए गोदाम का सील खुलवाकर खाद्यान्न का स्टॉक जांचा, लेकिन जिस चोरी के चावल खरीदने की बात बताई जा रही है वह चावल यहाँ नहीं मिला। जिस ट्रक से चावल उतरा था उस ट्रक के बारे में तो आपको पता होगा कौन सा ट्रक था, कहाँ? ट्रक नंबर हमको नहीं मालूम है, मोबाइल नंबर मालूम था, वो साहब को बता दिया। तो ट्रक नंबर आपने उस पर नहीं लिखा जाता है रजिस्टर पे ना, इस ट्रक से हमारे यहाँ माल आया नहीं, ये सब नहीं लिखा जाता है। तो जो आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर, क्या है इस पे? निराधार है। जांच टीम ने एक गोदाम की तहकीकात में पाया कि गोदाम को सील करने में पुलिस ने चूक की। पीछे का दरवाजा और बगल का कमरा सील नहीं किया गया। दूसरे सील की कार्रवाई करने में भी देरी की गई। फिलहाल पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जो इनको मजदूरों को लाया था उसको और ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और जो चावल से संबंधित जो चोरी की घटना है इसके बारे में प्रशासन को रिपोर्ट दी गई है। प्रशासनिक स्तर पर एक कमेटी गठित होकर इसकी जांच हो रही है। अधिकारियों ने सरकारी अनाज की कालाबाजारी के मामले में लोगों से
जांच में सहयोग करने की अपील की। कहा, जो लोग सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी के बारे में जानते हैं वो जानकारी दें। सूचना देने वाले का नाम और पता गोपनीय रखा जाएगा। बस्ती से राजीव की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर पीएम और सीएम केयर फंड पर टिप्पणी करने वाले शिक्षक नेता को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने राहत देते हुए इस मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी। एटा के मिरहची थाना क्षेत्र में स्थित इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य व शिक्षक नेता नंदलाल यादव ने पीएम केयर फंड की पारदर्शिता को लेकर फेसबुक पर टिप्पणी की थी, जिसका संज्ञान लेते हुए एसएसपी एटा के निर्देश पर पुलिस ने आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत एफआईआर दर्ज की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की। धारा 66A आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। एटा जिले के मिरहची थाने की पुलिस ने शिक्षक नेता नंदलाल यादव के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करते हुए आरोप लगाया कि शिक्षक नेता ने अपने फेसबुक वाल पर पीएम केयर फंड की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करते हुए पोस्ट वायरल किया था। इस एफआईआर के विरुद्ध शिक्षक नेता ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी, जिसकी सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की खंडपीठ माननीय न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा व माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार जी की खंडपीठ ने जिम्मेदार अधिकारियों से हलफनामा मांगा था। उस हलफनामा दाखिल होने के बाद माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने नंदलाल यादव के खिलाफ दर्ज की गई उस एफआईआर को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मानते हुए विवेचना अधिकारी को पूरे रिकॉर्ड के साथ तलब किया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एफआईआर रद्द कर दी है। यूरिया खाद की कालाबाजारी को लेकर समितियों के संचालक पर दर्ज मुकदमे के विरोध में उत्तर प्रदेश संयुक्त सहकारी समिति कर्मचारी संघ के 45 कर्मियों ने सहायक आयुक्त और सहायक निबंधन सहकारिता बस्ती को आज सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया। यूरिया कालाबाजारी के मामले में कर्मचारी संघ ने आरोप लगाया है कि जिला कृषि अधिकारी ने एक पक्षी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले जिला प्रशासन ने खाद्य वितरण में अनियमितता पाए जाने के कारण सहकारिता समिति के कर्मचारी के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया है। समिति कर्मचारी संघ ट्रेड यूनियन जनपद बस्ती की तरफ से ये सामूहिक इस्तीफा करके इन्होंने आज के डेट में ये पत्रक सौंपा है। ये 45 लोगों ने अपने सिग्नेचर करके दिए हैं। ये सभी लोग पैक्स के कर्मचारी हैं और पैक्स के कर्मचारी के बारे में निर्णय पैक्स के संचालक मंडल ही लेता है। तो इसमें हम ये चूँकि हाँ इन्होंने ज्ञापन दिया है और चूँकि मामला अब इसको हम लोग उच्चाधिकारियों को अवगत करा देंगे सारी चीज़ों से। और उर्वरक अधिक किसानों को अधिक मात्रा में देने का आरोप लगाया गया है। कृषि अधिकारी महोदय अपने प्राइवेट विक्रेताओं की छवि को बचाने के लिए जो वो कर रहे हैं, जो जग विदित है, हम लोगों को बालिका बकरा बनाया गया। वास्तविक स्थिति ये है कि भारत सरकार का पत्र स्पष्ट रूप से कहता है मैं एक किसान को एक मर्तबा में 100 बोरी उर्वरक उपलब्ध करा सकता हूं और उसकी सीमा नहीं निर्धारित की गई है कि वो किसान कितनी मर्तबा उर्वरक ले जाएगा। विभाग द्वारा हम लोगों का शोषण किया जा रहा है और हमारे कार्यों की अनदेखी की जा रही है। हमको नियम विरुद्ध कार्य कराया भी जा रहा है और कार्य उसके बाद जो हमारे ऊपर उत्पीड़न किया जा रहा है विभाग कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। सूचना आप अपने अधिकारियों को नहीं दिए थे? दिए तो 4 तारीख को कोई उनके द्वारा कोई पहल नहीं की गई। जिला सहायक निबंधक पूर्ण रूप से दोषी है इसमें। हम लोगों की बात को हमारा पक्ष जो हमारा नहीं रख पाए, इसलिए इनके नेतृत्व में हम लोग रहने लायक नहीं है। अब इस्तीफा करें, इनसे क्षुब्ध होकर इनकी कार्य प्रणाली से क्षुब्ध हो जिला सहायक निबंधक को। कर्मचारी संघ ने आरोप लगाया है कि जिला कृषि अधिकारी ने जिला अधिकारी को भ्रमित कर भारत सरकार द्वारा उर्वरक वितरण नियम एवं निर्धारित मानक को छुपाकर एफआईआर दर्ज कराया है और चेतावनी दी है कि अगर 9 अक्टूबर तक मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो सभी कर्मचारी मिलकर इस्तीफा देंगे और आंदोलन करेंगे। बस्ती से राजीव की रिपोर्ट। कई बार आपने टीचर के सवाल पर छात्र को उलझते हुए देखा होगा, लेकिन बलिया के नौरंगा गांव में चौपाल के दौरान डीएम के सवाल पर टीचर ही घिर गए। बलिया जनपद के नौरंगा बाढ़ प्रभावित गांव में यह डीएम की जन चौपाल है। इस दौरान उच्च प्राथमिक विद्यालय भुवाल छपरा की शिकायत की गई, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक से सवाल किया। डीएम के सवाल पर विज्ञान के टीचर ऐसे घिर गए। नहीं आता क्यों नहीं? ये बताइए 1/2, 2/3, 3/4
4/5, इसमें कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है? माइक में बोलिए। 1/2 सबसे बड़ा है, 4/5 सबसे छोटा है। बहुत अच्छे। अब ये क्यों 1/2 सबसे बड़ा है और 4/5 सबसे छोटा है, ये कैसे बताएंगे लोगों को? 1/2 आधा हो गया। हाँ, आधा हो गया, ठीक। बड़ा हो गया। हाँ, और 4/5 छोटा क्यों हो गया? वो 4/5 करें, अब इसको भिन्न में बदलेंगे। 4/5 भिन्न है। 4/5 वो किसी चीज का एक का आधा हो गया, तो इसलिए वो बड़ा हो गया। सवाल जवाब के बाद डीएम को कहना पड़ा कि अच्छा है कि आप स्कूल से गायब रहते हैं, वरना बच्चों को भी गलत ज्ञान देते हैं। वहीं इस सवाल पर एक छात्र ने सही जवाब भी दे दिया। एक आध अध्यापक भी थे, एक जगदीश नारायण जी, उनके बारे में ग्रामीणों की शिकायत की है। उनका जो स्तर है डिलीवर करने का शिक्षा में, वो अत्यंत ही खराब रहा। और एमएससी उनकी योग्यता उन्होंने बताई, लेकिन एमएससी योग्यता का कोई लक्षण उनके जो भी रेस्पॉन्स उन्होंने दिया समझ में नहीं आया। एक प्राइमरी लेवल की चीज़ें जो होनी चाहिए वो तक नहीं बता पाए, न गणित में न साइंस में। शिक्षा को लेकर सरकार और अभिभावक चिंतित नजर आ रहे हैं और आज के हालात से यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिक्षा की स्थिति क्या है। बलिया से नरेंद्र मिश्र की रिपोर्ट। खबर देवरिया से है, जहां पर पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करने के साथ ही 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्रवाई में कई अवैध हथियार भी जब्त किए। देवरिया जिला के रुद्रपुर कोतवाली पुलिस व एसओजी संयुक्त टीम ने रुद्रपुर के करिहवा पुल के समीप मुखबिर की सूचना पर इस गिरोह को गिरफ्तार किया है। यह लोग अवैध शस्त्र बनाकर बिहार भेजा करते थे। छापा मारने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक ने 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया। रुद्रपुर पुलिस द्वारा एक अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है और 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इन दोनों अभियुक्तों की पहले की भी हिस्ट्री है और ये थाना रुद्रपुर से और थाना झंगहा गोरखपुर से पहले भी इसी तरह की फैक्ट्री बनाने के आरोप में जेल जा चुके हैं। आज इनके गिरफ्तार किया गया है। दोनों अभियुक्तों पे 5-5 मुकदमे हैं और इस फैक्ट्री के भंडाफोड़ से क्षेत्र में जो अवैध सलाह की खरीद फरोख्त हो रही थी उस पर अंकुश लगेगा। गांव के विकास के लिए करोड़ों अरबों का बजट सरकार देती है, लेकिन जमीन पर स्थिति नहीं बदलती। ग्रामीणों ने 25 बिंदुओं पर काम न करने और धांधली का प्रधान पर आरोप लगाया था, लेकिन जांच दल को विवाद होने के चलते खाली हाथ लौटना पड़ा। बुढ़नपुर तहसील के कोयलसा ब्लॉक क्षेत्र के इब्राहिमपुर डोमनपुर निवासियों ने जिलाधिकारी तथा मुख्य विकास अधिकारी को बयान हल्फी के माध्यम से शिकायत की थी। आरोप था कि प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों में घोर अनियमितता की गई है। त्रिस्तरीय जांच है, इसमें आरएएस के अभियंता हैं, जांच अधिकारी हैं। क्योंकि गांव वालों को सुरक्षा भी प्रदान करना है, तो छोटी छोटी बात में विवाद हो जाता है। तो मौके पर आज टीम मौके पर गई है, तो ग्राम प्रधान से अभिलेख मांगे गए हैं जो साक्ष्य के रूप में, और उसके अनुसार आगे की कार्रवाई निष्पक्ष होकर के और की जाएगी। इसमें जांच के लिए नियुक्त 8 सदस्यीय टीम जब मौके पर पहुंची तो ग्रामीण लोगों ने जांच के तरीके पर ही सवाल खड़े कर दिए। चंदारी प्रधान के खरंजा और चक्रोल पे सब चीज पे हम रहले हैं, सोलर लाइट पे सब होकर कमनो राहनानी करा छुए। जांच वाले कहने की दोबारा जांच होगा, बिंद मिलेगा तब। ग्रामीण वासियों ने खड़ंजा नाली, हैंडपंप, सोलर लाइट, एलईडी, सोडियम लाइट समेत 50 बिंदुओं पर जांच कर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन अधिकारियों द्वारा जो कॉपी दिखाई गई उनमें उन 50 बिंदुओं का कोई जिक्र नहीं था। इसलिए ग्रामीणों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। हंगामा देख अधिकारीगण जांच को रोककर चले गए। आजमगढ़ से रतन प्रकाश की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ से, जहां पर पुरानी रंजिश को लेकर जिले में खूनी खेल का सिलसिला जारी है। 24 साल पुरानी रंजिश को लेकर नवयुवक की हत्या कर शव को नदी में फेंक दिया गया। शव बरामद होने के बाद परिजनों ने 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है।
आजमगढ़ जिले के देवगांव कोतवाली क्षेत्र के अहिरौली खिजरीपुर गांव निवासी सागर राजभर उर्फ बबलू 8 सितंबर की शाम को घर से निकला था। देर रात तक जब वो घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन कोई पता नहीं चल सका। इस बीच शव मिलने की सूचना के बाद परिजन भी मौके पर पहुंचे और शव की शिनाख्त की। इससे पहले जो है हमारे चाचा के साथ रंजिश थी, उनकी हत्या कर दी। उनके साथी थे देवलास यादव, उनकी हत्या कर दिए। वही सिलसिला मतलब अभी तक चल रहा है। मतलब हम लोग जब भी थोड़ा सा कुछ करते हैं या आगे बढ़ते हैं या अपना अच्छा से कमाते खाते हैं तो ये लोग जो है कुछ न कुछ ऐसी उल्टी हरकत करते हैं और हत्या करते हैं। इसके घर वालों द्वारा 11 अभियुक्तों के खिलाफ एक अभियोग दर्ज कराया गया है, जिसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए और शेष अभियुक्तों की, क्योंकि कुछ अभियुक्तों के बारे में ये पता चला है कि वो बम्बई पिछले 6 माह से हैं, लेकिन फिर भी साक्ष्य आधार पर, सत्यता के आधार पर बाकी शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। उस व्यक्ति को आजीवन कारावास हुई थी जिसने मर्डर किया था। इनका कहना यह है कि उसी के लोगों ने ये इनके लड़के का मर्डर उसी रंजिश को लेकर किया। 2004 में मर्डर हुआ था और आजीवन कारावास हुई थी। शेष जो चीजें इन्वेस्टिगेशन के दौरान आएंगी वो बाद में मेंशन की जाएगी। परिजनों का आरोप है कि 24 वर्ष पूर्व मारपीट हुई थी, तभी से देवलाल यादव व अन्य उनके घर से रंजिश रखते थे। इसी में 2004 में हुई हत्या के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। इसी रंजिश को लेकर युवक की हत्या की गई है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से नाराज महाराणा प्रताप सेना के कार्यकर्ताओं ने आज आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान शिवसेना सांसद और मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महाराणा प्रताप सेना ने शिवसेना को गुंडों की पार्टी बताते हुए आरोप लगाया है कि उसके कुकर्मों ने सिद्ध कर दिया है कि पूरे देश में शिवसेना का सामूहिक बहिष्कार होना चाहिए। अब संजय राउत ये तय करेंगे कि देश में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। कंगना रनौत ने एक आतंकवादी के खिलाफ बिगुल फूंका है। जो संजय राउत ने जो है कंगना रनौत को गाली गलौज दिए और उनको परेशान किया जाए, उसके लिए हम लोग जो महाराणा प्रताप सेना द्वारा जो संजय राउत और जो है उद्धव ठाकरे का पुतला फूंका गया। मुंबई किसी के बाप की बपौती नहीं। मुंबई में पूरे देश के लोग रह सकते हैं, इज्जत के साथ रह सकते हैं, कमा खा सकते हैं। और कंगना रनौत के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, उनका जो है आपिस तोड़ी गई, उन सब के संबंध में हम लोग जो है कंगना के सपोर्ट में उद्धव ठाकरे और जो है संजय राउत का पुतला दहन किया। इसके साथ ही महाराणा प्रताप सेना के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक महाराष्ट्र सरकार जनता से माफी नहीं मांगेगी तब तक विरोध जारी रहेगा। आजमगढ़ से रतन प्रकाश की रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार के साथ ही सूबे की योगी आदित्यनाथ की सरकार जहां एक और स्वच्छता को लेकर अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर आज भी गांव में स्थिति ठीक उलट है। विकास खंड देवरिया सदर के बैकुंठपुर ग्राम पंचायत के भवानीपुर गांव में लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी जल निकासी की समस्या बनी हुई है। ओडीएफ योजना के साथ भी मनमानी की गई है। ग्रामीण प्रधान व सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। पानी कोई व्यवस्था नहीं है, पानी घर ही में हमारा मरता है। इससे तरह तरह की बीमारी फैलती है। छोटे छोटे बच्चे बीमारी से लेकर हम परेशान रहते हैं। अरे हमारे गांव में समस्या तो समझिए बाथरूम से लेकर नाली तक का समस्या है। हमारे गांव में जो बाथरूम बना वो समझिए बगैर ढंग का बगैर तरीके से बना। जब प्रधान ने जो चाहा मनमानी किया। पानी के निकलने की व्यवस्था नहीं होने से पानी घर में ही भरा है, जिससे बीमारी का खतरा है, पनपने का डर बना हुआ है। वहीं ग्राम प्रधान ने आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। वहीं जब समस्या अधिकारियों के संज्ञान में आई तो वो जांच का भरोसा दिला रहे हैं। शौचालय का नाम तो सबका शौचालय बना ही है इसमें, लेकिन नाली जो है कुछ लोगों द्वारा रोका जा रहा है। इसमें हम नाली बनाने के लिए तैयार हैं, पाइप गिरा हुआ है, जल्द से जल्द नाली बन जाएगी। उसका नाम उसमें सूची में है। उन लोगों का जब भी शासन से पैसा आता है उसका वास बनवा दिया जाएगा। आपके माध्यम से हमारे संज्ञान में आया है। हम इसको तत्काल किसी जिला स्तरीय अधिकारी से जांच कराएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि अगर ऐसा कोई कमी है तो उसको सही करा लिया जाए और दोषी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई हो। पंचायत चुनाव करीब है, इसलिए गांव में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन इस गांव का सच जानने के लिए जांच तो जरूरी है। प्रदेश में आबकारी विभाग रेवेन्यू का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है,
प्रदेश में लगातार जहरीली और अवैध शराब के बढ़ रहे कारोबार पर बोले प्रदेश के आबकारी कैबिनेट मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री। आबकारी विभाग एक ऐसा विभाग है जहां पर सेकंड नंबर पर रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। सरकार को बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। इस उम्मीद के चलते ही लॉकडाउन के बीच में ही आबकारी विभाग को खोला गया था, यानी कि शराब की दुकानों को खोल दिया गया था। उसके बाद रेवेन्यू का क्या स्टेटस है और साथ ही जो तस्कर हैं वो लगातार एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश से बिहार की तरफ शराब का कारोबार चालू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो शराब है वो उत्तर प्रदेश से बिहार की तरफ ले जाते हैं। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री जी मौजूद है। स्वागत है आपका मंत्री जी। नमस्कार। मंत्री जी, सबसे पहला सवाल है कि रेवेन्यू को लेकर प्रदेश सरकार सबसे ज़्यादा आबकारी विभाग पर निर्भर है, तो किस तरह से लॉकडाउन के बीच में और अब तक क्या रहा है आबकारी का रेवेन्यू? लॉकडाउन के बाद मई में इसमें कुछ कमी थी, लगभग गत वर्ष के हिसाब से। जो गत वर्ष मई में था, जिसे हम ऑन डेट कहते हैं जी, उसमें लगभग 18% कम था। लेकिन जून, जुलाई, अगस्त ये 3 महीने को मिलाकर अगर हम देखें तो ये पूरी जो देसी और विदेशी और बियर, इन तीनों को जोड़कर 25% के लगभग अधिक राजस्व हमको प्राप्त हुआ है और हम 25% की राजस्व में बढ़ोतरी की ओर विभाग बढ़ रहा है। बिल्कुल। मंत्री जी, शराब तस्कर जो है, जो अवैध शराब की तस्करी लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश से बिहार बॉर्डर, वो चाहे महाराजगंज हो, कुशीनगर हो, उन सब की तरफ लगातार पकड़े जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या कार्रवाई कर रहे हैं? किस तरह टास्क फोर्स बनाया गया है उसके लिए जी, अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, इन सबको कड़े निर्देश दिए गए हैं कि हर हालत में तस्करी को हमें रोकना है। बिल्कुल। मंत्री जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि सिर्फ लोग ही नहीं जो शराब तस्कर हैं, वही नहीं, जो पुलिस विभाग है वो भी उसमें संलिप्त होता है, और भी अधिकारी जो आबकारी के अधिकारी हैं वो भी उसमें संलिप्त होते हैं, तभी इतना बड़ा कारोबार चल रहा है। तो उन लोग के लिए क्या कर रहा है विभाग? कई आबकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, कई सस्पेंड किए गए, विभागीय कार्रवाई की गई है और बड़ा अभियान इसके खिलाफ चलाया जा रहा है। किसी भी कीमत पर हम तस्करी को रोकेंगे और प्रदेश को राजस्व बढ़ाने का काम हम करेंगे। बिल्कुल। बागपत में अभी एक मामला सामने आया है। 5 लोगों ने शराब पी थी, कच्ची शराब, जहरीली शराब, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। तो क्या वहाँ क्या जांच चल रही है, किस तरह से? क्योंकि कच्ची शराब का मामला लगातार, इसका कहर लोगों तक आता है, मौतें होती हैं, तो किस तरह से विभाग या आप क्या कदम उठा रहे हैं? जॉइंट कमिश्नर, एडीएम और एडिशनल एसपी, ये तीनों लोग वहाँ मौके पर हैं। 5 लोग मरे थे, जिनमें से 4 लोगों की अंत्येष्टि बिना पोस्टमार्टम कराए, बिना सूचना के घर के लोगों ने कर दी। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो कोई एक हार्ट अटैक से मरा है। एक का पोस्टमार्टम आज हो रहा है, कोई प्रजापति है, उनका आज पोस्टमार्टम हो रहा है और उसकी क्या रिपोर्ट आती है वो अभी देखना है। हमने डीएम बागपत को बात की है, वहाँ के जो जॉइंट कमिश्नर हैं त्रिपाठी, उनसे बात की है और डीएम से मैंने कहा कि इसकी जांच कराइए। एडीएम और एडिशनल एसपी 2 को जॉइंट जांच दी गई है। जांच करके बताएंगे कि वो जहरीली शराब से मरे, अवैध शराब से मरे, बीमारी के कारण मरे, क्या हुआ है, इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर कुछ कहना उचित होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री, जिन्होंने बताया कि जो रेवेन्यू है वो लगातार बढ़ रहा है आबकारी विभाग में। साथ ही जो इस तरह के तस्कर हैं, जो शराब की तस्करी कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी एक बड़ा अभियान चल रहा है। इसके अलावा बागपत का जो मामला है उसकी जाँच चल रही है, जाँच होने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। पूर्वांचल न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।